नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 की आज की क्लास में। साथियों, कल के एक असफल प्रयास के बाद आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं। कल हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि लाइव सेशन जो है कमेंट के साथ चल सके, लेकिन कल का प्रयास असफल रहा और आज जो है काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए उस पर बहुत प्रयास नहीं किया जा सका। ये प्रयास हम फिर से अगले दिनों में करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग फिर से जो है अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं 2 दिनों के बाद। रविवार को छुट्टी रहती है और सोमवार को जो है क्लास वैसे भी बंद करनी पड़ गई टेक्निकल कारणों से, जो कि आप लोगों को पता है, जो हमारे साथी लाइव पढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने शनिवार को हल किया था, जिसका भरपूर उत्तर आप लोगों ने दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्तर दिया। तो आप सभी को जो है उस सेट के लिए, उस उत्तर के लिए और उस लग्नशीलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि के बाद, जो हमारा टॉपिक है शब्द विचार। ठीक है दोस्तों, और शब्द विचार का आज यह पहला भाग है, पहली क्लास है। और हमारे जो हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी ये 25वीं क्लास है। ठीक है दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी व्याकरण जो है, जो संपूर्ण व्याकरण की एक सीरीज चल रही है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, हम लोग जो है व्याकरण जब शुरू कर रहे थे, शुरुआती कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, वो वहां से हम लोग आज शुरू करने वाले हैं और एकदम फिर से एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपनी लय में चलेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए, जब हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे, शुरुआत हमारी हुई थी, तो उस समय हम लोगों ने किन किन बातों पर चर्चा की थी उसका जिक्र यहाँ पर होने वाला है। तो आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ उसके लिए एकदम तत्पर रहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा भाषा के बारे में, और भाषा के बाद उस भाषा का व्याकरण क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए, आज जो है उसी को थोड़ा सा यहाँ पर समझना है और वहीं से हम लोग अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि व्याकरण जो है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो व्याकरण में हमें 3 चीजें पढ़नी होती हैं। क्या क्या होता है दोस्तों? एक है हिंदी व्याकरण की बात हम कर रहे हैं, एक है वर्ड, ठीक है, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको उस समय हमने बताया था कि इनका जो है निर्माण कैसे कैसे होता है। जैसे जब ये वर्ड मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है, और जब शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। ये आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपके समझने के लिए बहुत सारी चीजें आज मिलने वाली हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर दीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में फटाक से उत्तर दीजिए और मैं आगे बढ़ूं। चलिए, आप लोग उत्तर दे रहे होंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? वर्ण हो जाएगी, या इसी को ध्वनि कहते हैं। अब देखिए, वर्ण और ध्वनि में अंतर आपको बेहद अच्छे से पता है कि ये जो है ये इसका लिपि रूप है। मतलब जब इसको लिख दिया जाता है, किसी ध्वनि को लिख दिया जाता है तो वो वर्ण का रूप ले लेती है, और जब वो हम लोग बोलते हैं स्वर के रूप में होती है, मतलब आवाज के रूप में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जैसे आ, ये तो एक ध्वनि है। अगर हम बोल रहे हैं मौखिक रूप है तो ध्वनि है, और जब लिखित रूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो वर्ण हो जाएगा, लिपिबद्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर हम कई वर्णों को एक साथ बोले तो जैसे जैसे दोस्तों हम लिखते हैं नाम। क्या लिखते हैं? नाम। तो न, अ, म और अ, ये आप लोग जानते हैं। वर्ण विचार में हमने वर्ण विच्छेद बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये अक्षर, ये भी अक्षर, ये भी अक्षर और ये भी अक्षर। ठीक है, तो ये आपका वर्णों का समूह तो हो गया। वर्णों का जो समूह हुआ वो क्या बना? शब्द बन गया। लेकिन दोस्तों आप ये बताएं कि यदि मैं ये क्रम उलट दूं, ठीक है, इसको इधर उधर कर दूं, तो क्या ये शब्द बनेगा? बिल्कुल शब्द बनेगा तो, लेकिन वो कोई सार्थक शब्द नहीं होगा। तो दोस्तों, शब्द हमेशा कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए।
तो ये जो है इसका क्रम जो होना चाहिए वर्णों का वो कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो दो चीजें आई, सबसे पहले वर्णों का तो समूह होना ही चाहिए, और दूसरी चीज क्या आई कि वो जो समूह है वो कैसा होना चाहिए, एक व्यवस्थित क्रम के अनुसार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दो चीजें देखिए, वर्णों का समूह तो होना ही चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं कि जो ये शब्द है, ठीक है, इसके बारे में देखिए कि क्या इसका कोई सार्थक अर्थ होता है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, शब्द का ही सार्थक अर्थ होता है, वर्ण का सार्थक अर्थ कोई होता नहीं है। जैसे हमने आ लिख दिया तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन यही हमने नाम लिखा तो इसका क्या निकला, एक अर्थ निकला। अर्थात अगर हम बात करें कि जो है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी, देखिए ध्यान से देखिए, सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर पूछ लिया जाए तो आप उसका उत्तर क्या देंगे दोस्तों, तो आपका उत्तर वर्ण ना होकर के क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, क्योंकि वर्ण का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्यान से ये आप उतार सकते हैं पूरा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या होगा, शब्द होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और वही जो है सार्थक अर्थ देता है। और दूसरी चीज आप देखिए कि यदि हम केवल एक वर्ण लिख दें, ठीक है, तो क्या ये शब्द बनेगा, नहीं, तो इसमें एक से अधिक वर्ण होना चाहिए, अर्थात दो या दो से अधिक। ठीक है, तो दो या दो से अधिक वर्णों का, अब देखिए इसकी परिभाषा जो हम लोग बना सकते हैं शब्द की, ध्यान से देखिएगा, इतना जो हम लोग इतनी कहानी बना रहे थे, इतनी भूमिका बना रहे थे, तो उसका यही एक मतलब था कि शब्द का एक सार्थक अर्थ हम लोग समझ सकें। देखिए सबसे पहली चीज यहां पर देखिए क्या हुआ कि देखिए दो या दो से अधिक वर्ण होने चाहिए, उनका समूह होना चाहिए, और कैसा समूह होना चाहिए, व्यवस्थित सार्थक समूह होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक, क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक वर्णों का कैसा समूह होना चाहिए दोस्तों, सार्थक समूह होना चाहिए। कैसा समूह, सार्थक समूह जो होता है वही क्या होता है, शब्द के रूप में होता है। और शब्द हमेशा एक सार्थक अर्थ देने वाला होना चाहिए, नहीं तो उस शब्द का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला आप देखते रहिए। देखिए ये आप समझ गए क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक वर्ण होने चाहिए, और उनका क्रम जो है व्यवस्थित होना चाहिए। सार्थक समूह का मतलब यही होगा कि वर्ण जो है व्यवस्थित क्रम में जुड़ने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला भाग आता है कि शब्द विचार। क्या आता है दोस्तों, शब्द विचार। ये तो आपका हो गया शब्द जो भाषा का अंग है। ठीक है, अब व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है, देखिए जब हम लोगों ने व्याकरण शुरू किया तो वहां पर क्या हुआ, एक वर्ण विचार, ठीक, उसके बाद शब्द विचार, और यहां पर आया वाक्य विचार। ठीक है, अब देखिए यहां पर विचार है, विचार का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में अच्छे से अध्ययन करना, ठीक है, समझना। अब देखिए व्याकरण हमको क्या सिखाता है, व्याकरण हमको बताता है कि कोई भी चीज आप पढ़िए, ठीक है, तो वो उसके बारे में तीन चीजें आपको बताता है। एक तो है शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण या पठन, और उसका अनुप्रयोग या समझ। ठीक है, अनुप्रयोग या समझ, तीन चीजें आपको समझाता है, बताता है। अगर आप उसका शुद्ध लेखन कर रहे हैं, शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, और उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने में सक्षम हो जाते हैं, तो आपको व्याकरण का ज्ञान हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप देखिए कि हम लोग शब्द विचार पढ़ने वाले, इसका मतलब शब्दों का क्या क्या हम पढ़ेंगे, शब्दों का शुद्ध लेखन भी पढ़ेंगे, शुद्ध उच्चारण भी पढ़ेंगे,
और उनका अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, उनको समझेंगे भी। ठीक है दोस्तों, तो शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ये आप समझ गए। अब बात आती है, जैसे हमने वर्ण के बारे में एक पूरी श्रृंखला पढ़ी है, ऐसे ही शब्द के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपके व्याकरण की लगभग 70% चीजें खत्म होने वाली हैं। इस जो शब्द विचार का भाग है, इसमें आपकी 70% ग्रामर, आपका हिंदी व्याकरण जो है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए, हम लोग शब्द विचार पढ़ने से पहले एक प्रारूप तैयार करते हैं कि हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, एक रोड मैप हम लोग तैयार कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप कोई मकान बनाने जाते हैं, कोई एक सुदृढ़ संरचना बनाने जाते हैं, तो उसका एक मैप जरूर बनाते हैं। तो हम लोग एक मैप बनाते हैं और मैप के तहत आगे बढ़ते चले चलेंगे। ठीक है, देखिए जो शब्द विचार है, इसको हम किस किस तरह से पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, जो शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला होगा उत्पत्ति के आधार पर। क्या होगा? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, समझते चलिए, उत्पत्ति के आधार पर। फिर हमारा दूसरा होगा व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, ये आपको बिल्कुल जानकारी इसकी होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि ये चीजें भी परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये शब्द हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये आप समझते चलें, बहुत अच्छे से समझकर चलना है। उसके बाद आया हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर, अभी हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम तीसरा पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकार के आधार पर। विकार के आधार पर। इन चार तरीकों से हम लोग शब्द को पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चार आधार बनाकर शब्द को वर्गीकृत करके उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, एक एक आधार में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए, शब्द कितने प्रकार का होता है ये, और उसमें कौन कौन सा हमको पढ़ना है। देखिए, तो आपका यहाँ पर एक प्रश्न ये तैयार है कि शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है। ये प्रश्न परीक्षा में आया भी है और संभावनाएं भी हैं कि पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इसके कितने प्रकार हैं ये समझिए। एक होता है तत्सम, उसके बाद है तद्भव, फिर है देशज और विदेशी, और दोस्तों एक और आता है संकर। इसी को हम कहते हैं मिश्रित भी कहते हैं। संकर का मतलब यही होता है कि दो अलग अलग प्रजातियों को मिला दिया जाए। जैसे आपके यहाँ धान की खेती होती है, तो हाइब्रिड धान आप लोग जानते हैं। तो हाइब्रिड धान यही होता है कि रिसर्च करके बनाया जाता है, दो से अधिक या दो जो है अन्य प्रजातियों को मिलाकर एक नई प्रजाति बना दी जाती है। तो यही है संकर। ठीक है दोस्तों, तो आपके कितने प्रकार हो गए उत्पत्ति के आधार पर? 5 प्रकार हो गए। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपके 3 प्रकार है। ठीक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना का आधार भी यही होता है। ठीक है, व्युत्पत्ति, बनावट या रचना। अब देखिए, अभी हम लोग फिर से इसको पढ़ने वाले हैं, एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में अंतर भी समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, व्युत्पत्ति के आधार पर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है ये अभी आपको मिलने वाला है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। कितने हो गए दोस्तों? 3 प्रकार हो गए आपके व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब बात आती है कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे। तो यहां आप समझिएगा कि अर्थ के आधार पर पहले इसके 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। ठीक है दोस्तों, सार्थक का अर्थ होता है कि जो किसी अर्थ के साथ हो, और निरर्थक का मतलब वो होता है ऐसे शब्द जो बिना किसी अर्थ के हों। जैसे गांव में आप लोग कहते हैं लोटा वोटा,
पानी वानी। तो लोटा तो ठीक है, सार्थक है, लेकिन उसके साथ एक शब्द और वोटा जुड़ गया है, वो क्या है? निरर्थक शब्द है। और ये क्यों जोड़ा जाता है इसकी चर्चा मैं करने वाला हूं। कब? जब सार्थक निरर्थक अर्थ के आधार पर बात होगी तब। आप थोड़ा सा यहां समझ लीजिए कि जब आप किसी से कहते हैं लोटा वोटा, तो आप क्यों कहते हैं? वो फ्लो जो आपका है उसको पूरा करने में वोटा जो है अर्थ तो नहीं देता है, लेकिन वो फ्लो आपका बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो निरंतरता को बनाने के लिए आप निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। चलिए अब देखिए सार्थक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे पर्यायवाची। देखिए ये तो शब्दकोश की बात है, तो शब्दकोश आपको खुद से तैयार करना ही पड़ेगा। मैं अच्छे अच्छे शब्दों को आपको बिल्कुल तैयार करवा दूंगा जो परीक्षा में आते हैं। विलोम शब्द हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों युग्मक हैं, ठीक। समध्वनि भिन्नार्थक है, जिनकी ध्वनियां समान होती है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। समानार्थी हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे किसमें? अर्थ के आधार पर जब शब्द के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें सार्थक वाले में पढ़ेंगे, निरर्थक का कोई प्रकार नहीं होता है। उसके बाद विकार के आधार पर दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? विकार के आधार पर। इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये हमारा थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है। अब विकार के आधार पर ये दो प्रकार का, एक होगा विकारी और दूसरा होगा अविकारी। क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? विकारी और अविकारी। ठीक है। देखिए जब यहां पर विकारी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और अविकारी में क्या क्या पढ़ना है ये आप समझिए पहले, उसके बाद हम लोग अगला काम करेंगे। देखिए विकारी में आपको पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जिसकी चर्चा जो आपके मन में चल रहा होगा कि ये अभी तक क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों हम लोग एक क्रम से चल रहे हैं, ये हिंदी व्याकरण का एक क्रम है और हम लोग एक व्यवस्थित क्रम से चल रहे हैं, केवल क्रम से नहीं, व्यवस्थित क्रम से। और हिंदी व्याकरण या कोई भी व्याकरण हो उसमें व्यवस्थित क्रम का बहुत ज्यादा योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए विकारी में हमको क्या पढ़ना है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है दोस्तों, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आप लोग या तो नोट करते चले, नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों, क्योंकि फिर से रिवीजन करने में आप 1 घंटे आधे घंटे की क्लास नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक पेज में क्लास हो जाती है, वो रिवीजन करने में बहुत आसान होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या पढ़ना है विकारी में? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, ये 4 चीजें आपको किसमें पढ़नी है? विकारी में पढ़नी है। और आपके अविकारी में जो पढ़ना है आपको वो है क्रिया विशेषण। क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण। और ये क्या होता है ये आपको बहुत ही बेहद अच्छे ढंग से मैं बताने वाला हूं। कब? जब ये वाला चैप्टर, ये जो पार्ट आपका है शुरू होगा तब। ठीक है दोस्तों, और आपको दूसरा पढ़ना है अव्यय, और इसी अव्यय में मैं पढ़ा दूंगा आपको निपात भी। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। और एक चीज और आपको यहां पर पढ़नी है, जब आप ये पढ़ेंगे विकारी अविकारी, तो यहां पर देखिए विकारी में जो है एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी कि जो विकार उत्पन्न होता है वो किन किन आधारों पर होता है। ठीक है, तो वो जो आधार है वो है लिंग, वचन, कारक और काल अर्थात समय। ये 4 चीजें हैं जो आपका विकारी में मायने रखते हैं, जिनके परिवर्तन पर शब्दों में विकार हो जाता है। अर्थात लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, कारक परिवर्तन और काल परिवर्तन से यदि शब्द में विकार उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या होंगे? विकारी होंगे। दोस्तों इनको भी हम इसी के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या हो गया? देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, ये चीज हो गई। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये हो गया आपका। देखिए उसके बाद पर्यायवाची, विलोम, युग्मक, ये सारी चीजें जो आपके व्याकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद आपका है क्रिया विशेषण, अव्यय, निपात, लिंग, वचन, कारक। और दोस्तों यहाँ पर सुनिए कि इसी के साथ जब ये विकार के आधार पर शब्द हम लोग पढ़ेंगे तो यहीं पर हम लोग कुछ और चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे समास।
उपसर्ग और प्रत्यय। समास, उपसर्ग और प्रत्यय भी हम लोग यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। अब आप एक बार इस पूरे पर नजर डालिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जब अव्यय हम आपको पढ़ाएंगे तो अव्यय के 3 प्रकार जो है वो भी यहीं पर पढ़ाएंगे, तो वो तो आपको पता ही है। संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय जो है ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप एक बार इस स्लाइड पर नजर डालिए। ठीक है, एक बार आप स्लाइड पर नजर डालिए तो आपको खुद लगेगा कि इस स्लाइड में पूरे व्याकरण का अब जो बचा हुआ है 70% लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितने परसेंट? 70% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वाक्य शुद्धि पर आ जाएंगे, वाक्य के प्रकार पर आ जाएंगे, फिर तो काव्य शास्त्र हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ाऊंगा। आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब आपको पढ़ाई जानी है। चलिए, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बना रहे हो तो नोट्स पर बिल्कुल उतार लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं और हमारा पहला जो प्रकार है वो देखिए क्या है। वो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। दोस्तों बहुत आराम से चलिएगा, अभी आपकी कोई परीक्षा नहीं आई है। चुनाव का परिणाम आने वाला है 10 तारीख को। उसके बाद जो सरकार बनेगी उसके बाद 2-3 महीने बाद ही कोई वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो आप हिंदी को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। एक और सूचना है दोस्तों कि चैनल पर जीएस से रिलेटेड वीडियोस भी आ रही हैं, वो भी आप देखते रहें। और हिंदी का मॉक टेस्ट भी डाला जा रहा है 10-10 प्रश्नों का, तो आप उसको भी हल करते रहें। आप अपना दम दिखाते रहें और उसमें जरूर लिखें कि आपने कितने प्रश्न जो है सही हल किए हैं। जितना मैं पढ़ा चुका हूं उन्हीं प्रश्नों को सेट में डाला गया है अभी के लिए फिलहाल, लेकिन आगे उसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो आप जानते हैं ये कितने भेद हैं? 5 हैं। पहला क्या है? तत्सम। दूसरा क्या है? तद्भव। तीसरा है आपका देशज। चौथा है आपका विदेशी। और दोस्तों 5वां है आपका संकर। और इसी को क्या कहते हैं हम? मिश्रित। क्या कहते हैं? मिश्रित भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक एक पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। देखिए तत्सम, अब यहां पर आप पहले एक चीज समझ लीजिए। जब हम लोगों ने हिंदी भाषा की शुरुआत की थी तो वहां पर हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी उसका क्रम हम लोगों ने देखा था। जैसे पहले क्या थी? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में भी 2, वैदिक और लौकिक। सबसे पहले क्या थी? वैदिक संस्कृत थी। फिर वैदिक से कौन सी संस्कृत आई? लौकिक संस्कृत आई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए क्या आया? पाली। फिर आपका आया प्राकृत और उसके बाद आपका आया अपभ्रंश। तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और इसी अपभ्रंश का एक भाग था शौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा? शौरसेनी अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ, जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी से जो है क्या हुआ? हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। देखिए अब आगे अगर हम चलें देखें तो यहां पर आप समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए अब जो है क्या, जब यहां से संस्कृत भाषा चली तो क्या जो है, जब वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत आई और लौकिक से जब पाली भाषा आई तो क्या संस्कृत समाप्त हो गई? तो बिल्कुल आपका जवाब होगा कि नहीं सर, संस्कृत समाप्त बिल्कुल नहीं हुई। संस्कृत के जो शब्द थे वो भी प्रचलन में रहे, यहां भी रहे, यहां भी रहे और यहां भी रहे। ठीक है दोस्तों, तो जो संस्कृत के शब्द सीधे तौर पर यहां आ गए, ठीक है दोस्तों, तो वही क्या हुए? तत्सम हुए। अब आइए यहां पर तत्सम की परिभाषा हम लोग एक बार समझते हैं।
मैं इस चीज को यहां से हटा रहा हूं। देखिए क्या करते हैं, तत्सम की परिभाषा हम लोग समझते हैं। देखिए तत्सम की परिभाषा क्या है। तत्सम, दो शब्द, तत् धन सम, ठीक है। तत्सम, तत् मतलब होता है उसके, और सम मतलब होता है समान, ठीक है। उसके समान अर्थात जो हमारी आदि भाषा है, कौन सी, संस्कृत, उसके अर्थ लगाएंगे, अर्थ समझेंगे हम कि संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत के समान या एग्जैक्ट वही शब्द उठाकर हिंदी भाषा में डाल दिए गए हैं, वही क्या है, हमारे तत्सम हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तत्सम अर्थात उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान, ठीक है। और तद्भव, इन दोनों शब्दों को हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं, तद्भव, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं नीचे वाले को, आगे अभी हम इसको पढ़ते हैं। देखिए पहले हम लोग तद्भव और तत्सम को पढ़ लें। तद्भव का अर्थ ये होता है, तद अर्थात उससे, भव अर्थात होना या उत्पन्न होना, ठीक है दोस्तों। देखिए तद मतलब उसके अर्थात संस्कृत के, और भव अर्थात होना या उत्पन्न। तो इसका अर्थ यह हुआ कि तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा को तोड़ मरोड़ कर बनाए गए हैं, उत्पन्न हुए हैं, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहां पर आपके लिए उदाहरण दूंगा, तो उदाहरण से आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे देखिए यहां पर है, जैसे पहले आप एक शब्द समझिए रात्रि, ठीक है, और रात। अब यहां आप देखिए कि जो रात्रि शब्द है ये क्या है, तत्सम है, लेकिन इसी रात को तोड़ मरोड़ कर धीरे धीरे रात्रि को रात बना दिया गया, जो क्या है, हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है दोस्तों। क्या है, तद्भव है, अर्थात ये संस्कृत से ही पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो तद्भव और तत्सम है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता, बहुत बार क्या, हमेशा पूछा ही जाता है। तो एक ना एक प्रश्न आपका निश्चित है, तय है कि उसमें आना ही आना है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा उसके लिए। अब आप समझ गए तद्भव और तत्सम क्या होते हैं। तत्सम जो संस्कृत के सम हो, समान हो। यहां से आप देख सकते हैं सम मतलब संस्कृत से भी आप अर्थ लगा सकते हैं, समझने के लिए, ट्रिक के लिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि तत्सम जो संस्कृत वाला है या तद्भव है, तो सम मतलब संस्कृत आप समझकर लगा सकते हैं कि तत्सम जो है वो संस्कृत वाला ही होगा। अब इसको पहचानने के कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वो सब पर काम नहीं करेंगे, लेकिन 99% वो काम कर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर समझिए कि उसके कुछ नियम क्या है। जैसे अगर हम पहला बताएं तो जो तत्सम है, देखिए इस तरह से नहीं, यहां समझिए जो संयुक्ताक्षर हैं, ठीक है। संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। जहां पर आपको ये चारों संयुक्ताक्षर दिख जाएं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अधिकांशतः क्या होंगे, तत्सम होंगे। अधिकांशतः का मतलब ये समझिए कि लगभग 99%, कितने परसेंट, 99% चांस ये हो जाएगा कि ये जो शब्द होगा जिसमें ये संयुक्ताक्षर आया है, वो क्या होगा, तत्सम होगा, अर्थात संस्कृत का शब्द होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि कैसे, जैसे उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं आंख और अक्षी। अब आप देखिए कि यहां पर क्या आया, संयुक्ताक्षर आया है। तो दोस्तों आप बिल्कुल दोनों शब्दों में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा तत्सम है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि अक्षी तत्सम है, और तद्भव कौन सा है, आंख है। अक्षी से ही आंख बना है, ठीक है दोस्तों। ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों, जो एक नियम यहीं पर और आप समझ लीजिए कि तत्सम में खा के स्थान पर मोस्टली अधिकतर छा का प्रयोग होता है। किसके स्थान पर, छा के स्थान पर। जैसे आंख, अक्षी। यहां देखिए एक और शब्द मैं लिख रहा हूं, कोख और कुक्षी।
कुक्ष का अर्थ होता है कोख। ठीक है दोस्तों, ये है तद्भव और ये है तत्सम। यहां पर आप देखिए छा वर्ण आया है, ठीक है, संयुक्ताक्षर आया है छ, तो आप बिल्कुल अंदाजा लगा लेंगे कि ये कैसा होगा, तत्सम ही होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए और भी उदाहरण यहां पर लिखने वाला हूं। जैसे देखिए, और दूसरी चीज देखिए, खा की जगह पर छा भी आ रहा है। ठीक है, ये आपके दोनों नियम काम कर जाएंगे। जैसे देखिए अगला है आपका खीर, ये आपका है तद्भव, और क्षीर जो है ये है तत्सम। यहां पर देखिए छा है और यहां पर खा है। तो अगर दो आपको ऑप्शन मिलता है और उसमें तद्भव तत्सम बताना है तो ये आपका ट्रिक बिल्कुल अच्छे से काम कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए मैंने बताया कि ये जो चारों संयुक्ताक्षर आते हैं तो ये तत्सम शब्दों में अधिकतम आते हैं। तो इसका और भी उदाहरण आप समझिए। जैसे देखिए सावन और श्रावण। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें तत्सम कौन है तो आप फटाक से उत्तर मारेंगे, क्योंकि यहां पर संयुक्ताक्षर आया है। ठीक है दोस्तों, और ये सावन जो है तद्भव हो जाएगा। अगला देखिए आपके लिए मैं लिख रहा हूं कि कपूत और कुपुत्र। तो यहां पर त्र आपका आया है, तो आप फिर से तुरंत उत्तर क्या मारेंगे, तत्सम, कुपुत्र और तद्भव, कपूत पर तुरंत उत्तर मारेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप श्रा का देखें, श्रा का आपका हो गया है, त्रा का भी हो गया। अब देखिए ज्ञा का अगर आप देखें, जैसे अजान और अज्ञान, तो यहां ज्ञा आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक नियम ये और एक नियम ये दोनों आपका अच्छे से मिल गया आपको। तो तद्भव तत्सम लगाने में ये बहुत ही सुविधाजनक आपको कर देगा। चलिए अगला नियम हम एक और देखते हैं कि जो संस्कृत हिंदी ने जो खुद विकसित किए हैं जिन वर्णों को, वो अगर आते हैं तो वो कैसा होगा, वो तत्सम नहीं होगा। जैसे किसको किसको विकसित किया है हिंदी ने, जैसे एक है, पहला आपका है अनुनासिक। अनुनासिक का अर्थात है चंद्र बिंदु। यदि किसी शब्द में चंद्र बिंदु आता है तो वो निश्चित तौर पर तत्सम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तद्भव हो या ना हो लेकिन तत्सम नहीं होगा। देशज विदेशी हो सकता है लेकिन तत्सम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अनुनासिक वाले शब्द तत्सम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, तत्सम नहीं होते हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझिए कि क्यों तत्सम नहीं होते हैं। तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। अब अनुनासिक जो है वो संस्कृत में था ही नहीं, तो जब संस्कृत में था ही नहीं तो इससे बनने वाला शब्द संस्कृत का हो ही नहीं सकता। अब देखिए जैसे आपको बताते हैं, देखिए अनुनासिक का तत्सम हमने बताया है क्या होता है, अनुस्वार होता है। यहां देखिए जैसे चांद, उदाहरण आप देखिए चांद और चंद्र। आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों ये जो है चांद, यहां पर चंद्र बिंदी आई, अर्थात ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो ही नहीं सकता। तो आपका तत्सम कौन सा है, चंद्र है। और ऐसे ही आपका है पंचम और पांच। इसमें आपको तद्भव तत्सम बताना हो तो आप बिल्कुल इसको बोलेंगे तद्भव और ये हो जाएगा आपका तत्सम। ये जो बिंदी लगी है, चंद्र बिंदी लगी है, तो आप समझ जाएंगे कि ये तत्सम तो है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका है अंधेरा, जो आपको देखने में लगता है कि ये तो तत्सम है, लेकिन अंधकार भी देखिए, तो ये जो है बिल्कुल यहां पर चंद्र बिंदु आया तो ये तत्सम नहीं, तो तत्सम आप किस पे लगा देंगे, अंधकार पर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए गांठ, ये याद करना है आपको, गांठ जो बहुत बार पूछा गया है, गांठ और ग्रंथि, आरो में तो कई बार पूछा गया है गांठ और ग्रंथि। तो दोस्तों फिर से ध्यान दीजिए कि जो गांठ है यहां फिर चंद्र बिंदु, तो ये तत्सम हो ही नहीं सकता। तो आपका तत्सम क्या है, ग्रंथि। गांठ का तत्सम क्या है, ग्रंथि है। इसी तरह दोस्तों देखिए मुंह और मुख, मुंह है और मुख है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए खा के स्थान पर हमने बताया छा आता है, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, तो यहां मुंह जो है देखिए यहां चंद्र बिंदु, तो ये तत्सम नहीं होगा, तो तत्सम आपका मुख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपके बहुत सारे उदाहरण है, आप अभ्यास करिएगा, अभ्यास आपको कराया भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभ्यास देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का अभ्यास चैनल पर वीडियोज आती रहती हैं, 15-15 प्रश्न के सेट। उसी तरीके से तद्भव तत्सम के भी आते रहेंगे, तो आप वहां पर जाकर विजिट जरूर करते रहें।
नोटिफिकेशन इसीलिए ऑन करने के लिए आपसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप बिल्कुल समझ गए कि अनुनासिक वाले हो जाएंगे। अब आपका अगला जो है कौन सा नियम हो जाएगा, वो चौथा नियम आपका हो जाएगा। मैंने कहा जो संस्कृत ने खुद, हिंदी ने खुद विकसित किए हैं वर्णों को, जैसे देखिए ड़ा और ढ़ा, इससे बनने वाले शब्द तत्सम नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये संस्कृत में थे ही नहीं। जब संस्कृत में थे नहीं तो इनसे बनने वाले शब्द जो हैं वो संस्कृत के कैसे हो जाएंगे। जैसे देखिए एक आपका शब्द है कोढ़, क्या है? कोढ़, और इसका जो तत्सम है वो क्या है? कुष्ठ है। क्या है दोस्तों? कुष्ठ है। ठीक है, तो अब देखिए कोढ़, यहां पर ढ़ा आया तो आप समझ गए कि क्या है ये? तत्सम तो है नहीं, तद्भव। देखिए तत्सम तद्भव हम दोनों एक साथ चल रहे हैं, और ये आपका कुष्ठ जो है वो क्या है? तत्सम है। अढ़ाई, ये है आपका अढ़ाई। अढ़ाई दोस्तों देखिए यहां पर ढ़ा आया, इसका मतलब ये क्या है? तत्सम नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है? तद्भव है, और इसका जो तत्सम है वो है अर्ध तृतीय। ठीक है, ये शब्द आप पकड़ कर चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये नियम आप समझ गए। इसमें मैं एक चीज और आपको बता दूं, ड़ा वाला, जैसे घड़ा और घट, तो आप जानते हैं ड़ा आया तो तद्भव, ठीक है, तद्भव हो जाएगा, और घट आया तो तत्सम। ठीक है दोस्तों, आपसे परीक्षा में तद्भव तत्सम ही ज्यादातर पूछता है, देशज विदेशी तो बहुत ही कम पूछा गया है। ठीक है, ये भी नियम आप समझ गए कि जहां भी ये आए, ड़ा और ढ़ा आए, वो तत्सम हो ही नहीं सकते। अगला नियम आपको मैं बताने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन नियम है कि कहीं भी री आए तो ये तत्सम होगा। 99% क्या होगा? तत्सम होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उदाहरण में आपके सामने ढेर सारे लिखने वाला हूं, जैसे पीठ और पृष्ठ। ठीक है, उसके बाद देखिए घर और गृह, और देखिए उत्तर नाच और नृत्य। देखते रहिए अमीय और अमृत। तो दोस्तों यहां पर आप बिल्कुल देखिए सब जगह री आया है, जितने री वाले हैं सब कैसे हैं? तत्सम। ठीक है, और इधर वाले जितने लिखे हैं ये क्या है? तद्भव। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? जहां भी री आया वो आपका कैसा? तत्सम। अब आप जानते हैं कि जो री है वो संस्कृत का ही है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में मुख्यतः इसका प्रयोग जब होता है तो वो संस्कृत के वर्णों में ही हो जाता है। ये आपका पांचवा नियम कि री जहां भी आए तो 99% चांसेस हैं कि वो क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये नियम आप समझ गए। एक और आपको नियम मैं बताता हूं, समझने के लिए है आपके, कोई बहुत स्पष्ट नियम नहीं है वो, लेकिन समझने में काम देगा। कि जहां पर आप कंफ्यूज हो जाए एकदम कि अब किन कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें, कौन सा सही कौन सा गलत, तो आप वहां पर देखिए कि जो शब्द आपको कठिन लगे, कठिन लगे वो क्या मार दीजिए आप? तत्सम लगा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि तत्सम संस्कृत का है, और संस्कृत जो है हिंदी से हमेशा कठिन ही रही है उच्चारण करने में, लेखन में, हर चीज में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपने क्या पढ़ा? तद्भव और तत्सम, दो चीजें हम लोग समझ गए हैं, तद्भव समझ गए और तत्सम समझ गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए ये शब्दकोश की चीजें हैं, तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास करना ही ज्यादा जरूरी है। देखिए अगला जो हमारा है, अब आगे हम देखने वाले हैं देशज। क्या देखने वाले हैं? देशज। अब यहां पर आप समझिए कि देशज का अर्थ क्या होता है? देश धन ज, अर्थात वे भाषा, वे शब्द जो देश में ही जन्म लिए, जो यहीं पर जन्मे। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएंगे? देशज हो जाएंगे। ठीक है, जो अपनी भाषाओं में जन्म ले लिए, अपनी बोलियों में जन्म ले लिए, वो क्या हो जाएंगे? देशज हो जाएंगे। जैसे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके शब्द। अब देशज आप समझ गए कि क्या होता है, कि जो अपने ही देश में जन्म ले लिए वो शब्द जो होते हैं वो देशज हो जाए। अपने देश का मतलब अपने क्षेत्र से लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए देशज में आपके बहुत से ऐसे शब्द आते हैं, ये देखिए बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाली चीज है नहीं ये, तो इसको आप एक बार अभ्यास करते रहेंगे, इसका अभ्यास मैं कराता भी रहूंगा। तो देखिए देशज में आपके
कुछ शब्द मैं उदाहरण के तौर पर लिख दे रहा हूं, जैसे चिड़िया। चिड़िया आपको लगता होगा कि ये तो हिंदी का शब्द है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, देशज शब्द है। जैसे ठेठ, क्या है, ठेठ है। गड़बड़, क्या है दोस्तों, गड़बड़, ठीक है। और देखिए फुनगी आप कहते हैं, फुनगी क्या होती है, कोई भी पुष्प की जो कली होती है वो फुनगी आप बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो देखिए वो भी क्या है, देशज है, अपने देश में ही आई। डोंगा, डिबिया, ये सब क्या है दोस्तों, देशज हैं, क्योंकि यहीं पर क्षेत्रीय भाषाओं में जैसे अवधी है और ये सारी जो चीजें हैं, अवधी भाषा है, ठीक है, वो भी क्षेत्रीय भाषा ही है। उसके बाद आप भोजपुरी में चले जाइए, वो भी क्षेत्रीय ही है। तो इनके जो शब्द हुए वो क्या हो गए, वो देशज हो गए। अब लड़िकौना, ये क्या हुआ, देशज ही तो है, क्योंकि ये किस भाषा के हैं, अवधी भाषा। तो लड़िकौना, ये सारी चीजें जो है दोस्तों, ये कैसी हैं, देशज शब्द हैं जो यहीं के भाषा में उत्पन्न हो गए, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो है वो है विदेशी। ध्यान से समझिएगा, विदेशी का अर्थ जो है जो बाहर के हैं, मतलब ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में बाहर से ले लिए गए। कहां से ले लिए गए, बाहर से ले लिए गए, तो वो कैसे हो गए, विदेशी हो गए। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं, पुर्तगाली के हैं, फारसी अरबी फारसी के हैं, उर्दू के हैं, ऐसे ही बहुत सारे हैं। बहुत सारी भाषाओं के शब्द जो हैं प्रयोग में लाए जाते हैं। ये क्यों प्रयोग में आए, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे देश पर बहुत से जो विदेशी थे वो राज करके चले गए, तो उन्होंने अपने अपने शब्द यहाँ पर छोड़ दिया, तो वो शब्द हमारे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, ठीक है दोस्तों। इसके उदाहरण मैं आपको कुछ बताता हूं, जैसे देखिए रेलवे स्टेशन, क्या है दोस्तों, रेलवे स्टेशन। अब इसको हिंदी में अगर हम कहें तो लव पथगामिनी आवत जावत विश्राम स्थल, तो दोस्तों ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सुविधा के हिसाब से रेलवे स्टेशन ही प्रयोग में लाया जाने लगा, ठीक है। जैसे ट्रेन, अब आप अगर इसको कहेंगे लव पथगामिनी तो बहुत ही क्लिष्ट हो जाएगा। ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। देखिए रेलवे स्टेशन हो गया, रेल आपका हो गया, आल्पिन जो है, आल्पिन आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसी तरह से बहुत से शब्द, जैसे आप चाय पीते हैं, चाय है, चीनी है, ये दोनों शब्द जो हैं ये चीनी भाषा के शब्द हैं। चीनी भाषा मंदारिन, चीन में मंदारिन भाषा बोली जाती है। और देखिए दोस्तों हमारी जो हिंदी है, ये जो हिंदी शब्द है, हिंदी भाषा नहीं, हिंदी शब्द, ये खुद हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। ये किस भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। आप रिक्शा पर बराबर बैठते हैं, तो रिक्शा जो है ये जापानी भाषा का शब्द है। तो ये इसका कुछ ट्रिक नहीं है कि आपको अचानक से सब याद हो जाएगा दोस्तों, ये अभ्यास से ही आपको समझ में आएगा। जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल कैसा है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसमें देखिए मैं आपको एक आध दो चीजें बता रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे जो आगत ध्वनियां हैं, आ है, क, ख, ग, ज और फ, इनसे बनने वाले जो शब्द होंगे वो आपके क्या होंगे, विदेशी होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है आगत वर्ण है, मतलब किसी और भाषा से लिए गए हैं। जब मैं वर्णमाला पढ़ा रहा था तो ये चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसी ध्वनियां, आगत ध्वनियां हैं, तो इनसे बनने वाले शब्द कैसे होंगे, विदेशी हो जाएंगे। चलिए हमारा जो अगला है शंकर, क्या है, शंकर शब्द। शंकर शब्द क्या होते हैं, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा। शंकर का मतलब हाइब्रिड, और हाइब्रिड का मतलब आप समझते हैं कि एक से अधिक प्रजातियों को मिलाकर बनाया जाए, मतलब दो भाषाओं या उससे अधिक भाषाओं को मिलाकर कोई शब्द बना दिया जाए अगर, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा संकर। जैसे देखिए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए एक शब्द है रेल और एक है गाड़ी, तो ये है आपका अंग्रेजी भाषा का और ये है आपका हिंदी भाषा का। तो क्या हो गया, रेलगाड़ी दो भाषाओं को मिलाकर बना, तो क्या हुए, संकर, ठीक है, हाइब्रिड हो गया। अब आगे देखिए एक और शब्द में लिखूं, बम वर्षा,
ठीक है। तो बम क्या है, ये इंग्लिश का शब्द है, BOMB, बम। और वर्षा मतलब बरसाना हिंदी, या ये तत्सम है। तत्सम तद्भव तत्सम तो मानना नहीं है यहाँ आपका, हिंदी अगर संस्कृत हिंदी कुछ भी मानिए तो दो भाषाओं का शब्द हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कहूं अश्रु गैस, तो गैस कैसा है आपका, इंग्लिश GAS, गैस। और अश्रु क्या है आपका, आंसू, संस्कृत भाषा का शब्द। तो दोस्तों दो भाषा, जहां भी दो भाषाएं मिलकर एक नया शब्द बनाएं तो वो कैसे शब्द होंगे, संकर शब्द हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे पॉकेट मार, पॉकेट मार में इतने शब्द इसलिए बता दे रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है। तो पॉकेट और मार दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हो गए। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आपको आज का टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग कहाँ से चले थे, यहाँ से चले हैं, और शब्द कितने प्रकार से किन किन आधार पर बांटे गए हैं, सारे आधार हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। देखिए किन किन आधारों पर थे, एक है उत्पत्ति के आधार पर, तो तत्सम तद्भव, उसके बाद आपका था, देखिए इसके कुछ नियम भी हमने पढ़े तत्सम तद्भव के। उसके बाद हमारा आया देशज, देशज क्या है, जो हमारे यहाँ अपने ही भाषा क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द शामिल हो गए, वो देशज हो गए। विदेशी क्या हो गया, जो बाहर की भाषाओं के शब्द थे वो क्या हो गए, विदेशी हो गए। और जो आया हमारा संकर, जो दो भाषाओं को मिलाकर बना दिए गए शब्द थे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप जो है लगातार पढ़ते रहें। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी मेहनत पर एकदम डटे होंगे दोस्तों। और बिल्कुल जो भी चैनल पर नए साथी हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना ना भूलें। बिल्कुल दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करिए, दोस्तों तक शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो आप इसके बदले में अगर कुछ देना चाहते हैं तो बस यही दीजिए कि कम से कम अपने 10 मित्रों को शेयर करिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, एक नए सेशन में, नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।